नमस्कार। आज मैंने लाइव आने का वादा किया था महात्मा गांधी विशेष के ऊपर कि महात्मा गांधी के आज़ादी के आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा और आज़ादी के आंदोलन के दौरान कैसे महात्मा गांधी को बापू की संज्ञा दी गई और महात्मा गांधी को कैसे महात्मा की संज्ञा मिली और महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उन आंदोलनों का किसने किसने विरोध किया। इस कड़ी में आज मुझे आना था 3:30 बजे, लेकिन बड़े दुख की बात है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं काफ़ी लेट आया हूँ। आशा है कि आपका प्यार और विश्वास बना रहेगा। तो हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, और इसमें जो तथ्य लिए गए हैं वो विकिपीडिया से लिए गए, नवभारत टाइम्स से लिए गए, नवजीवन से लिए गए हैं और काफ़ी इतिहासकारों की किताबें पढ़ने के बाद ये जो तथ्य लिए गए हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और महात्मा गांधी अफ्रीका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। और महात्मा गांधी जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए तो उनको काफ़ी जो है उसके पहले ही कठिनाइयों का काफ़ी सामना करना पड़ा। यह बात यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि महात्मा गांधी के अंदर इतनी क्षमता कहाँ से आ गई कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई शुरू किया और इतने दृढ़ प्रतिज्ञ तरीके से वे जो है आज़ादी की लड़ाई को लड़ते चले गए। तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी अफ्रीका में जब पढ़ाई कर रहे थे तो प्रथम श्रेणी का उनके पास टिकट होता था, लेकिन उन्हें प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं करने दिया जाता था। उनको उठा के 3rd क्लास की श्रेणी में भेज दिया जाता था। वो भी काफ़ी जलालत झेलनी पड़ती थी और यहाँ तक कि एक बार जो है कोई गोरा आ गया तो चालक की उनको मार भी झेलनी पड़ी थी। और इन्हीं सब घटनाओं में यदि हम देखें तो महात्मा गांधी जब अफ्रीका जाते थे तो उन्हें कई होटल तो मना कर देते थे कि महात्मा गांधी का प्रवेश वर्जित है। रोक लगा दी गई थी महात्मा गांधी को अफ्रीका में जो है रहने के लिए, कि होटल भी उनको रहने के लिए जगह नहीं देते थे। और यहाँ तक कि जब न्यायालय में, चूँकि महात्मा गांधी एक बैरिस्टर हुआ करते थे, बैरिस्टर की पढ़ाई किया था उन्होंने वहाँ से, तो न्यायालय में जब पैरवी करने जाते थे तो ये शुद्ध भारतीय पगड़ी पहन के वहाँ पे जाते थे और न्यायाधीश यहाँ तक कि उनको पगड़ी पहनने से मना कर देते थे कि आप पगड़ी उतार कर आएंगे। लेकिन महात्मा गांधी भी काफ़ी अपने वेशभूषा, पोशाक और भाषा के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हुआ करते थे। वो इस बात को मानने से भी इनकार कर देते थे। तो इन सब तमाम जलालत झेलने के बाद जो दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ और भारत में जब आए तो आपको ये बता दें कि भारत में भी उनको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू कर दिया था। और दक्षिण अफ्रीका से आंदोलन, जैसे जुलू में जो दक्षिण अफ्रीका पड़ता था वहाँ अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, वहाँ अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी, उसके खिलाफ भी उन्होंने वहाँ पे अपना एक आंदोलन चलाया था। और कालों के अधिकारों के लिए भी उन्होंने वहाँ पे अपना एक आंदोलन चलाया था। तो उनको जिसको कष्ट सहना पड़ता है, जो काफ़ी कष्ट झेलता है, समाज का विरोध झेलता है और सरकारों का विरोध झेलता है, तो ये एक दिन बहुत बड़ा नेता बन जाता है, बहुत बड़ा आंदोलनकारी बन जाता है। तो महात्मा गांधी का भी करियर कुछ इसी तरह से गुजरा था। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब वो भारत आए तो अंग्रेज अधिकारियों ने अपना खजाना भरने के उद्देश्य को लेकर, अंग्रेज अधिकारियों ने अपना खजाना भरने के उद्देश्य के लेके सामंतवादियों की सहायता से, जो सामंती थे उस समय, जो शासन करते थे गरीब वर्ग पे, उन्होंने कह दिया कि भाई नील की खेती करो।
खाने पीने की खेतियां बंद करके नील की खेती करवाने लगे, जिसका कि मतलब मूल्य तुरंत बिक जाता था। तो ये पहला आंदोलन उनका चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह से शुरू हुआ। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी को गांव वालों की या कह लीजिए कि किसानों की सहायता के लिए आंदोलन करना पड़ा और उन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह किया और उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और उन्होंने सविनय अवज्ञा पूर्वक जो है इस बात को अस्वीकार कर दिया कि हम नील की खेती नहीं करने देंगे। और क्योंकि नील की खेती करना उस समय काफ़ी अस्वास्थ्यकारी होता था और गाँव में तमाम शराबों का सेवन किया जाता था। जो अधिकारी होते थे सामंतवादी होते थे और गंदा कर दिया जाता था वहाँ के जीवन, जो गाँव का जीविका होती थी, मतलब ये कह लीजिए कि गाँव की जो ग्रामीण व्यवस्था होती थी उसको वो लोग काफ़ी गंदा कर देते थे। तो इसी उद्देश्य के लेके, और अंग्रेज क्या सोचते थे, कुछ भी होता रहे लेकिन उनकी शाही खजाना भरता रहे, और शाही खजाना भरने के लिए वो गाँव वालों पे अत्याचार करते थे और उनका साथ देते थे उस समय के सामंती लोग, जो अंग्रेज़ों की बात से सहमत होते थे और काफ़ी हद तक कुछ अंग्रेज भी उसमें शामिल होते थे। इन्हीं सबों में गांधी जी जो आंदोलन करते थे उसमें असहयोग था, अहिंसा थी, शांतिपूर्ण प्रतिकार था और अंग्रेज़ों के खिलाफ शस्त्र के रूप में इन सब चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे। वो अपने आंदोलन में कभी लाठी नहीं चलाते थे, कभी ईंटा नहीं चलाते थे और कभी तलवार भी नहीं चलाते थे, न गोली चलाते थे। गांधी जी हमेशा अपने आंदोलन में अहिंसा का इस्तेमाल करते थे और किसी की बात, यदि किसी के नियम कानून उनको खराब लगते थे, जो आम जीवन दिनचर्या के प्रतिरूप नहीं होते थे, तो उसको वो अस्वीकार कर देते थे। अब हम आते हैं, गांधी जी ने गांधी जी को सबसे ज़्यादा झकझोरा था जलियांवाला नरसंहार, और जलियांवाला नरसंहार जो होता था उससे आम जनमानस में काफ़ी ठेस पहुंचा था और गांधी जी ने क्रोध, और गांधी जी के अंदर भी इससे काफ़ी कष्ट पहुंचा था और आम जनता के अंदर भी क्रोध की भावना जाग उठी थी। इसीलिए गांधी जी जो है 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए, और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए तो गांधी जी ने आंदोलन को और तेज कर दिया अंग्रेज़ों को भारत से खाली करने के लिए। उनके नेतृत्व में कांग्रेस को स्वराज के नाम वाले एक नए उद्देश्य को गठित किया गया। गांधी जी ने कहा भाई हमारे देश में जो बनी हुई वस्तुएं हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे और अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, और इसको उन्होंने स्वराज आंदोलन का नाम दिया। लेकिन इस आंदोलन को भी चौरी चौरा जो कांड था उससे काफ़ी आघात पहुंचा और कुछ दिनों के पश्चात गांधी जी ने इस आंदोलन को भी वापस कर लिया। और गांधी जी ने जब इस आंदोलन को वापस किया तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि उस समय अंग्रेज इनके आंदोलन से काफ़ी आग बबूला होते थे और अंग्रेज़ों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। और गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद जो है, चूँकि हिंसा भी हुई, उनको जेल में डाल दिया गया और अंग्रेज़ अपने वस्त्रों के बहिष्कार से काफ़ी जो है गुस्से में थे। इसलिए गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी लोग भागीदारी करते थे उनको भी वो अंग्रेज़ लोग कैद कर लेते थे, और कैद करने के पश्चात उनको भी जेल के पीछे डाल देते थे, सलाखों के पीछे। और गांधी जी को असहयोग आंदोलन के लिए 2 साल की जेल हुई। और फरवरी 1924 ईस्वी में, चूँकि यह आंदोलन 1922 में शुरू हुआ था, तो 2 साल जेल काटने के पश्चात गांधी जी को 1924 में आंतों के ऑपरेशन के लिए जो है उनको रिहा कर दिया गया। अब इसके पश्चात जब हम देखें तो गांधी जी अस्वस्थ भी हो गए थे। कुछ दिनों के पश्चात उनका एक आंदोलन आता है नमक सत्याग्रह, नमक का कानून तोड़ना, जिसको हम दांडी यात्रा के भी नाम से जानते हैं। और इसको हम यदि देखें तो ये आंदोलन जो है बहुत विशाल आंदोलन का रूप दिया, जिसमें 400 किलोमीटर की यात्रा की गई।
और 400 किलोमीटर की यात्रा किया गया, लगभग 248 मील होता है ये। और इसमें 80,000 भारतीयों को अंग्रेजों ने पकड़ा। नमक सत्याग्रह की क्या था, 400 किलोमीटर तक गांधी जी ने ये यात्रा किया नमक के कानून को तोड़ने के लिए, और इसमें 80,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। नमक का कानून क्या था, अंग्रेज जो है बोलते थे कि भाई नमक कोई ऐसे नहीं ले सकता, न ऐसे बना सकता है, जो नमक बनाया जाएगा उसका कर लिया जाएगा, उसका पैसा लिया जाएगा। गांधी जी ने कहा कि ये हमारे ज़मीन पर बना हुआ नमक है, हम इसका कोई भी कर नहीं देंगे, हम इसका बना के खुद इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये स्वदेशी चीज़ है। इसमें 80,000 से अधिक लोगों को जेल में भेज दिया गया। लेकिन एक बड़े ही आश्चर्यजनक बात यह है कि उस समय देशभक्त संगठन आरएसएस क्या कर रहा था। आजकल देशभक्ति के बड़े चर्चे हैं, इसकी भी कुछ चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो इसकी चर्चा के उपरांत 1930 में डॉक्टर हेडगवार जो है कि अपना एक संगठन बना चुके थे। 1925 में आरएसएस नाम का संगठन, और 1930 में जब नमक का आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था, तो उस समय डॉक्टर हेडगवार ने अपना जंगल कानून का एक आंदोलन छेड़ा हुआ था। इनके आंदोलन में उन्होंने सहयोग नहीं दिया, और उन्होंने अपना एक अलग से आंदोलन चलाया जिसका नाम होता था जंगल आंदोलन। अब इस जंगल कानून, ये गांधी जी कहते थे नमक कानून हम तोड़ेंगे, वो कहते थे हम जंगल का कानून तोड़ेंगे। लेकिन जब ये नमक का कानून आंदोलन शुरू हुआ था, तो हेडगवार ने कहा था कि भाई इसमें कोई भी स्वयंसेवक बड़े पैमाने पर जो है भागीदारी नहीं करेगा, लेकिन जिसकी इच्छा हो वो इस आंदोलन में जा सकता है, उसे हम रोकेंगे नहीं। लेकिन इसके काफ़ी किताबों को पलटने के बाद, इतिहासकारों को देखने के बाद ये देखा गया कि तमाम इतिहासकारों को उन्हीं की भाषा में तमाम चीज़ें लिखी गई हैं, जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक नवजीवन नाम की वेबसाइट है, वो कोट करते हुए लिखती है, उसी की भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लिखती है कि डॉक्टर साहब से एक सज्जन ने कहा कि भाई हम जो है गांधी जी के आंदोलन में भागीदारी करना चाहते हैं और हम जेल जाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़रूर जाओ, कोई रोकता नहीं है, लेकिन आपके पीछे आपका परिवार भी है, कौन चलाएगा। उस पर सज्जन ने बताया कि 2 साल तक केवल परिवार चलाने के लिए ही नहीं, बल्कि आवश्यकता अनुसार जुर्माना भरने की भी मैंने पर्याप्त व्यवस्था कर दी। वो सज्जन रहा होगा, कोई स्वयंसेवक रहा होगा। आपने पूरी व्यवस्था, इस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने पूरी व्यवस्था कर ली है, तो 2 साल के लिए संघ का ही कार्य करने के लिए निकल पड़ो। भाई जेल क्यों जाओगे, उसका तात्पर्य तो यही निकलता ना कि आप नमक कानून के लिए जेल क्यों जाओगे, और 2 साल के लिए संघ का ही कार्यक्रम कर लो। तो हमें लगता है कि संघ के कार्यकर्ता जो उस समय के थे, जो लीडर बॉडी की बात से असहमत होते हुए जब गांधी जी के आंदोलन में कूदे, तो अपना आंदोलन चलाने के लिए कि मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े रहें, उन्होंने जंगल कानून तोड़ने के लिए एक अलग आंदोलन चलाया होगा। ये ऐसा मत निकलता है इस बात से। इसके पहले ही एक आंदोलन 1921 में महात्मा गांधी ने चलाया था, खिलाफत आंदोलन, जो कि तुर्की में चला था। तुर्की में खलीफाओं की गद्दी अंग्रेज छीन रहे थे, तो महात्मा गांधी इस विचार के आदमी थे कि किसी की व्यवस्था या किसी के यहाँ के जो शासन करने का तरीका, उसमें बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन में सहयोग दिया था। डॉक्टर हेडगवार ने खिलाफत आंदोलन का विरोध कर दिया, और उससे नाराज होकर वो कांग्रेस से अलग हो गए और अपना आरएसएस बनाया। और आरएसएस बनाने के बाद नमक कानून में जो उनकी भूमिका रही, उसको मैंने आपको परिलक्षित करते हुए इस तरह से बताया। अब आते हैं हम जो है कि 12 मार्च 1930 तारीख भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बहुत अहम तारीख है। और आज ही के दिन महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। हमने आपको बताया ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था, वो इसलिए चलाया गया था कि हम नमक के कानून को नहीं मानते हैं, और नमक के कानून को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये अंग्रेज़ों द्वारा थोपा गया कानून है, और हम विनय पूर्वक अंग्रेज़ों की किसी भी व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं। ये उनकी बात थी। तो इसलिए उन्होंने इसकी शुरुआत किया कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है,
और इसी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जंगल सत्याग्रह किया था, जिसको कि मैंने बताया। और इस जंगल सत्याग्रह करने के पश्चात जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के डॉक्टर हेडगेवार को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और 9 मास का सश्रम कारावास भी हुआ था। और इसलिए दोनों चीज़ें बताई जा रही हैं क्योंकि आज की पीढ़ी बहुत कुछ नहीं जानती है और आज की पीढ़ी के सामने सच्चाई कायम रहे, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। अब इसी बीच में अंबेडकर साहब उभर के आते हैं देश में, पढ़े लिखे नौजवान होते हैं। वो जब भारत में देखते हैं कि भारत में दलितों की स्थिति काफ़ी है, मैं उनकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो महात्मा गांधी की चर्चा करनी है, लेकिन मैं उनकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि उनके आंदोलन के प्रभाव में आकर अंग्रेज़ों ने एक अलग प्रकार का निर्वाचक मंडल मंजूर किया था। इसलिए गांधी जी इससे काफ़ी आहत हुए, इसलिए उनकी चर्चा हो रही है। तो हम कह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर की चुनाव प्रचार के माध्यम से सरकार ने अछूतों को एक नए संविधान के अंतर्गत अलग निर्वाचन मंजूर कर लिया कि जो दलित है उनको जो है अलग से निर्वाचन का अधिकार मिल जाएगा। महात्मा गांधी बड़े दूरदृष्टि वाले थे, उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा होता है तो भारत का एक और खंड हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अंबेडकर साहब का बहुत तीव्र विरोध किया यहाँ पे। और तीव्र विरोध करने के लिए उन्होंने एक दलित आंदोलन चलाया और कहा कि हम अछूत को नहीं मानते हैं, दलित कोई भी हमारे देश में अछूत नहीं है और सारे देशवासियों को दलितों का सम्मान करना चाहिए। मंदिर हो या कोई गुरुद्वारा हो, कहीं पर भी, गुरुद्वारे में तो वैसे भी किसी को रोक रहती नहीं है, देखिए, मंदिर हो, किसी भी देश के कोने का कोई भी मंदिर हो, वहाँ पे इनको जाना चाहिए और जाकर इनके पूजा पाठ पे कोई भी रोक नहीं लगनी चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि इसका विरोध भी हुआ, महात्मा गांधी पर 3 बार हमले हुए। जो कट्टरपंथी थे उनको मारने के लिए कि भाई दलितों को मंदिर में क्यों लाने देना चाहते हैं, तो महात्मा गांधी के ऊपर ये हमला भी हुआ इस बीच में। लेकिन महात्मा गांधी ने इतना प्रबल विरोध किया और दलितों के यहाँ आना जाना और दलितों का सम्मान करना, उसी समय एक शब्द निकला जिसे आज हरिजन के नाम से जानते हैं, हालांकि कानूनन इस शब्द पे रोक लगी हुई है। और इस शब्द का अंबेडकर साहब ने बहुत विरोध किया था वहाँ पे। अंबेडकर साहब ने कहा था कि भाई ये दलितों का अपमान है और ये शब्द ठीक नहीं है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, ये ईश्वर की संतान है और इनका सम्मान होना चाहिए, इनको मंदिर में जाने पर कोई भी रोक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार महात्मा गांधी से प्रेरित होकर, आंदोलन से प्रभावित होकर, उस समय के मंदिर के जो देख रेख करने वाले थे या कह लीजिए कि पंडित थे, पुजारी थे, उन लोगों ने 77% मत के अनुसार दलितों को मंदिर में जाने की इजाज़त दे दिया। तो मंदिर में जाने की इजाज़त मिल गई। अब मंदिर में जाने की इजाज़त मिल गई, इसके पश्चात अब अंबेडकर जी भी काफ़ी उस समय प्रभावित हुए और महात्मा गांधी के सन्निकट आ गए वो भी। और बाद में चलकर कालांतर में ऐसा देखा गया, हालांकि इसमें कहीं लिखा नहीं है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में दिखे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि बंगाल जो आंदोलन चल रहा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और हिंदू महासभा से आते थे, मुस्लिम लीग थी, गांधी जी द्वारा चलाए गए जो आंदोलन थे उसमें उनकी क्या भूमिका रही होगी। तो गांधी जी जब आंदोलन चला रहे थे, मैंने बताया कि चंपारण और खेड़ा का आंदोलन था, जो नील की खेती के विरोध में हुआ था, असहयोग आंदोलन था, सबने अवज्ञा आंदोलन था, और इस सब में जो है नमक कानून वाला जो आंदोलन था, सबने अवज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो उस समय हिंदू मुस्लिम लीग और इनकी जो मुस्लिम लीग की और जो हिंदू महासभा की सरकार चलती थी बंगाल में, सिंध में, और ऐसे भी एक बंगाल और सिंध नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की गठबंधन की सरकार 1942 में सत्तासीन हुई थी। तो ये जो सरकार सत्तासीन हुई थी और 1942 में ही गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो आंदोलन था वो काफ़ी जो है
देश में ख्याति बटोरा और इससे जो है तिलमिला उठे थे। इससे काफ़ी तिलमिलाहट हुई थी लोगों को, और इसको दबाने के लिए जो उस समय की सरकार थी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग की काफ़ी प्रयास किए थे। लेकिन जब हम महात्मा गांधी का यहाँ पे विचार दे रहे हैं, महात्मा गांधी के ऊपर कुछ कह रहे हैं, तो इसमें यदि कस्तूरबा गांधी का चर्चा न हो तो ये अधूरा रह जाता है। कस्तूरबा गांधी का क्या योगदान था? तो 30-31 के आंदोलन में ही महात्मा गांधी जब जेल गए थे नमक कानून तोड़ने को लेके, तो कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ जेल गई थी। इस बात को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। और आगा खां जेल में उनको बंद कर दिया गया था, और 50 दिन बाद ही उनके एक सहयोगी थे महादेव देसाई, उनको दिल का दौरा पड़ गया और वो मर गए थे। तो कहने का मतलब कि ये नमक कानून के पहले नहीं, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की बात है। और कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ जेल में उस समय रही। और 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा गांधी का भी देहांत हो गया। आगा देसाई मर गए, कस्तूरबा गांधी मर गई, और गांधी जी को भी मलेरिया का भयंकर शिकार होना पड़ा। खराब स्वास्थ्य और जरूरी उपचार के कारण 6 मई 1944 को युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही उन्हें रिहा कर दिया गया। तो गांधी जी के आंदोलन, जहाँ तक आपने देखा कि कौन कौन से आंदोलन थे, सबने अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, अफ्रीका में आंदोलन, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, नमक कानून का तोड़ो आंदोलन, ये सारे आंदोलन हैं। इन आंदोलनों में आज की पीढ़ी क्या सीख मिलती है? आजकल के नेता जो हैं आंदोलन करते हैं, आधा घंटा में फ़ोटो खिंचाता है और वहाँ से चल देते हैं। लेकिन गांधी जी ने जो उस समय काम किया कि एक आंदोलन चलाए, तो जब तक वो परिणति पर नहीं पहुंचा तब तक वो अपने कदम पीछे नहीं खींचते थे। सालों आंदोलन चलाते थे, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे आंदोलन चलाते थे। तो आजकल के लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि आंदोलन जब शुरू करें तो उसका परिणति भी हो कि वो आंदोलन अपने सफलता, या यह कह लीजिए कि वो रिजल्ट को प्राप्त करे, तब तो आंदोलन का मतलब होता है। लेकिन आजकल के लोग जो आंदोलन करते हैं वो इस तरह से नहीं कर पाते हैं। वो 1 घंटे का 2 घंटे का बंदर कूद आंदोलन होता है, और उस आंदोलन की परिणति आज मैं देख रहा हूँ 1 साल से किसान कर रहे हैं। 1 साल से कृषि कानूनों के ऊपर डटे हुए हैं। जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, ये कृषि कानून के लिए आंदोलनरत आज भी हैं। तो आज के अर्थ, आज भी देखा जाए कि सच्चा गांधीवादी कौन है, तो किसान है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो गांधी जी के विषय में लोग नहीं जानते होंगे। मैं बताता हूँ आपको कि 1915 में उन्हें महात्मा की उपाधि से किसने संबोधित किया था? 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। और उन्हें बापू से किसने संबोधित किया था? 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को बापू कहते हुए ये बताया था कि आप आजाद हिंद फौज के सैनिकों को अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को जीतने में कामयाब रहें। तो बापू शब्द और महात्मा शब्द जो है, यहाँ से बापू और महात्मा शब्द यहाँ से निकला। राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने गांधी को महात्मा बनाया अपने शब्दों से। उन्होंने देखा कि इनकी दिनचर्या शुद्ध शाकाहारी, पूजा पाठ और अहिंसा, किसी बात में हिंसा नहीं झलकती, तो इससे बड़ा महात्मा कौन हो सकता है। इसलिए राजवैद्य ने, जिनका नाम था जीवराम कालिदास ने, उन्हें महात्मा शब्द से संबोधित किया, और आज भी महात्मा शब्द से हम लोग जानते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, बापू कह के उन्होंने बुलाया। हालांकि दोनों लोगों के मतों में काफ़ी विरोधाभास हुआ करता था। आप अगर गांधी के चित्र को देखेंगे तो 2 चीज़ें और उसमें दिखाई पड़ती हैं। क्या क्या? गांधी जी सर पे पगड़ी भी नहीं बांधते थे। हालांकि अंग्रेज उनको मना कर चुके थे अफ्रीका में कि आपको पगड़ी नहीं बांधनी है, लेकिन गांधी जी पगड़ी नहीं बांधते थे। क्यों? उसके पीछे भी कारण है। 1 साल ओढ़ा करते थे, शुरुआत में वस्त्र पहना करते थे, सूट बूट में रहा करते थे गांधी जी जब पढ़ के आए थे, लेकिन उन्होंने उसको भी त्याग दिया। इसके पीछे क्या कारण है, आइए समझते हैं इस बात को।
देखिए, इसमें जब पहली बार चंपारण गए गांधी जी, जो कि बताया मैंने, सत्याग्रह का जो आंदोलन चल रहा था, तो काठियावाड़ आउटफिट में सजे हुए थे, मतलब सूट बूट सारी चीज़ें उनके पास थी। ऊपर शर्ट, नीचे धोती, गमछा, घड़ी, चमड़े का जूता और टोपी पहने हुए थे। दोबारा नवंबर में गए तो पत्नी कस्तूरबा से कहा कि गांव गांव जाइए, वहाँ महिलाओं से रोज़ नहाने को और साफ़ सफाई का ध्यान रखने के बोलिए। कस्तूरबा जी गांव भी गई। कस्तूरबा एक गांव में औरतों के बीच गई तो एक औरत ने कहा कि आप मेरे घर की हालत देखिए, यहाँ आपको कोई सूटकेस या अलमारी दिखती है? मेरे पास केवल एक साड़ी है जो पहन रखी है, आप बताएं कि इसे साफ कर दें तो पहने क्या? महिला ने कहा, आप महात्मा जी से कहकर एक साड़ी मुझे दिला दीजिए ताकि मैं एक साड़ी धो सकूं। सही बात थी। तो जब यह बात महात्मा गांधी को पता चली तो उन्होंने अपना ओढ़ने वाला चोगा उतार कर दे दिया और उसके बाद कभी महात्मा गांधी साल या चोगा नहीं ओढ़े। यहाँ से शुरू हुआ सफ़र घुटनों तक के धोती पर कब आया? 1918 में जब वो अहमदाबाद के मिल मजदूरों की लड़ाई में शामिल हुए, उस दौरान उन्होंने देखा कि जितना कपड़ा उनके पगड़ी में खर्च होता है उसमें कम से कम 4 लोग अपना तन ढक सकते हैं। यहाँ से पगड़ी भी छूट गई। 31 अगस्त 1920 को खेड़ा में किसानों के सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने शपथ ली कि जिंदगी भर हाथ से बनाए हुए खादी के कपड़े ही पहनूंगा। 1921 में वो मद्रास से मदुराई की यात्रा के बीच लोगों से मिलते हैं और देखते हैं कि हर कोई विदेशी कपड़े में सजा खड़ा है। उन्होंने सबसे खादी कपड़े पहनने की गुजारिश की। इस पर लोगों ने कहा, हम गरीब हैं, खादी नहीं खरीद पाएंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा, मेरे पास बनियान, टोपी और नीचे तक धोती थी। जहां लाखों लोग बिना कपड़े के हैं और 4 इंच लंबी लंगोट के लिए तरस रहे हैं, मैं उन्हें क्या जवाब देता? मदुरई की सभा के बाद फिर गांधी जी ने कुछ सब कपड़े छोड़े, आधी धोती पहन ली और लोगों के साथ आकर खड़े हो गए। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या निकलता है? इन सब चीज़ों का अर्थ निकलता है कि जो हम दूसरों पे कहते हैं, अगर वो खुद पे आती है तो पहले उसका मुझे पालन करना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि आप खादी पहनिए तो पहले खुद खादी पहनना पड़ेगा। अगर लोगों के पास पैसे नहीं है तो उसका जुगाड़ करना पड़ेगा, चरखा देना पड़ेगा उनको सूत काटने के लिए। गांधी जी ने कहा कि पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, आप एक चरखा मैं आपको देता, इससे सूत काट के कपड़े बनाइए और खुद खादी पहनिए और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करिए। तो आपने देखा कि गांधी जी ने कैसे पगड़ी उतार के रख दिया, कैसे साल उतार के रख दिया, कैसे भी दो है और भी कपड़े जो ज़्यादा थे उनके शरीर पे वो आधा धोती भी फाड़ के रख दिया। आधी धोती से ही काम चलाने लगे गांधी जी। लोगों के साथ आकर खड़े हो गए। और जो समूहीकरण के प्रति उनका घनत संदेह होना, इसलिए गांधी जी ने प्रकरण को एक विभाजन के रूप में देखा। ये सब चीज़ें तो थी, बापू कैसे बने, महात्मा कैसे बने, कपड़ों का परित्याग कैसे किया। अब परित्याग के बाद गांधी जी जब फेमस हो गए और जेल की यात्राएं किया, 6 आंदोलन उन्होंने जो मजबूत चलाए, 6 आंदोलनों में गांधी जी को 11 साल 19 दिन जेल में रहना पड़ा। बहुत कम लोग जानते होंगे गांधी जी कितने दिन जेल में रहे। मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे आंदोलनों के दौरान गांधी जी 11 साल 19 दिन जेल में रहे। और गांधी जी 11 साल 19 दिन जेल में रहने के पश्चात जब भारत की स्वतंत्रता की बात आती है तो गांधी जी कहते हैं कि भारत का विभाजन नहीं होगा, भारत अखंड रहेगा और अखंड भारत को स्वतंत्रता देनी है तो आप दे दीजिए। कांग्रेस भी अड़ी रहती है कि भाई इस भारत का विभाजन नहीं होगा, लेकिन एक तरफ मुस्लिम लीग और एक तरफ कुछ हिंदू उग्र संगठन वो कहते हैं कि हमें हिंदुओं के लिए चाहिए, वो कहते हैं मुसलमानों के लिए चाहिए। तो अंग्रेज उस समय सोचते हैं कि जिन्ना को ही सारा बागडोर दे के चला जाए, जब यहाँ कोई लेने के लिए तैयार नहीं है और विखंडन करने के लिए तुले हुए थे। तो यहाँ एक चीज़ सोचने वाली बात है, काफ़ी लाचार होके तब उस समय कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया था। भाई देश के 2 भाई थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सिख ईसाई की बात नहीं आती, लेकिन हिंदू मुस्लिम की मुसलमानों के नेता जिंदा थे। वो कह रहे थे भाई पाकिस्तान दे दो, और इधर जो है सावरकर जी के अनुसार कई लोग अन्य भी थे, अकेले उनको नहीं कहूँगा, जो कह रहे थे कि भाई मुझे
अलग से केवल हिंदुओं के लिए चाहिए। तो महात्मा गांधी उससे ये होके ये कह दिए भाई ठीक है। हालांकि तैयार नहीं थे, महात्मा गांधी ने अनशन चलाया कि हम नहीं मानेंगे, इनको मनाया गया कि चलिए जब ऐसी स्थिति तो क्या करेंगे। तो हिंदुस्तान का विभाजन होता है, जिन्ना पाकिस्तान चले जाते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय बात आती है कि विभाजन परिषद द्वारा जो मापदंड बनाए गए थे, विभाजन परिषद ने कहा था कि भाई 55 करोड़ पाकिस्तान को आपको देना है। तो भारत के जो कांग्रेस के नेता थे और भी जो लोग थे, हिंदूवादी संगठन के नेता थे, वो लोग कहते थे भाई पाकिस्तान को हम देंगे और पाकिस्तान इन पैसों का हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल करेगा। गांधी जी ने फिर अनशन कर दिया। गांधी जी ने अनशन कर दिया तो 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे दिया गया। इससे नाराज होकर जिन्ना ने गांधी जी की हत्या कर दिया। जिन्ना ने नहीं, सॉरी, इससे नाराज होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दिया। और नाथूराम गोडसे जो हिंदूवादी संगठन हिंदू महासभा से कई जगह उल्लेख मिलता है कि वो जुड़ा हुआ था, संबंध थे उसके, और पाकिस्तान के भुगतान करने के लेकर काफ़ी नाराज था और उसने महात्मा गांधी की हत्या कर दिया था। तो इन सब चीज़ों को जब हम मिलाते हैं एक दूसरे में तो बहुत सी चीज़ें निकल कर आती हैं। पहली बात, आज के ज़माने में आंदोलन कोई दाल भात का कौर नहीं है। आंदोलन को आजकल के लोग बदनाम कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ से आप वास्तव में ही दुखी हैं तो ऐसा आंदोलन करिए कि सरकार मानने के लिए विवश हो। तर्क भी आपके पास होने चाहिए, लेकिन हिंसा कतई नहीं होनी चाहिए उसमें। लेकिन आजकल का आंदोलन केवल इवेंट आंदोलन हो गया है, जो लोकतांत्रिक भारत के लिए खतरनाक है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये गांधी का देश है। जिधर जाएंगे गांधी ही दिखाई पड़ते हैं। चाहे अमेरिका चले जाइए, अफ्रीका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, गांधी ही दिखाई पड़ते हैं। गांधी की अहिंसा दिखाई पड़ती है। तो गांधी की अहिंसा, गांधी के जो वेशभूषा थी, गांधी के जो विचार थे, वो हर जगह आपको मिलेंगे। इसलिए गांधी जी ने केवल 6 आंदोलन किया और अंग्रेजों को भगा दिए। भारत में एक दिन सैकड़ों आंदोलन होते होंगे, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसे आंदोलन करिए जिसमें तर्क हो, ठोस हो, और सरकार की गलतियां सरकार के सामने बताइए, तो उस आंदोलन से लोकतंत्र मजबूत होगा। और इसलिए मैं आज के किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाले समस्त किसानों को गांधी जी के रूप में देखता हूँ और ये मानता हूँ कि गांधी जी आज किसानों के रूप में हमारे बीच में जिंदा है। आज किसानों ने यह साबित कर दिया कि गांधी जी के रास्ते पर चला जाए तो एक न एक दिन हमें जो है सफलता मिलेगी ही। मैंने आपके गांधी जी की सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया, उनके आंदोलन बताया और उनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी आपको बता देते हैं, और इनकी मृत्यु कब हुई थी ये भी आपको बता देते हैं। चूँकि इसमें मेरा बहुत रुचि नहीं थी। रुचि इसलिए नहीं था कि भाई गांधी जी जो काम किए हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है। 2 अक्टूबर 1869 इनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दिया। कल गांधी जयंती है और गांधी जयंती के शुभ अवसर पे हम आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में या कहीं भी हिचकिचाहट रही हो मेरे शब्दों में, तो अभी ये शुरुआत है। मेरा लक्ष्य है कि सबको सच्चाई बताया जाए और सच्चाई बताते हुए सबको सच्चाई के रास्ते पर लाते हुए गांधी जी के जो सिद्धांत है उस पर चलने के लिए कहा जाए। जय हिंद, जय भारत, गांधी जी अमर रहे।